अच्छा, ये आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मधु करने का और इतनी मज़े की इतनी ज़बरदस्त जगह पे। आई कॉम बी कॉम एक अकाउंटिंग और कॉमर्स फील्ड थी। तो उस वक्त आप ये थिएटर और इन चीज़ों में आप कैसे आ गए? ज़ारा नगाह हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर पढ़ा हुआ है। तो वो था कोई हिसाब नहीं बेहिसाबियों का, मगर जिसे भी देखिए उलझा किसी हिसाब में है। मैंने अपना करियर का जो स्टार्ट किया था ना, एज ए रिसेप्शनिस्ट किया था 16 साल की एज में एक मीडिया हाउस से। तो मैं आपसे बड़े ना सख्त क्वेश्चन करने लगा हूँ जिस तरह के जो इंडस्ट्री जो मैंने फील किए थे उस वक्त। हाँ, मीडिया को सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग का टूल कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया का एक्चुअल रोल होना क्या चाहिए? आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? पॉलिटिशियंस पे आगे फेवरेट पॉलिटिशियन जो है उसको नाम लेना आज फिर मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरा सलाम। माई सेल्फ इज़ वहाब यूनस एंड बेसिकली आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ PNY ग्रुप ऑफ कंपनी। आज वहाब टॉक्स के शो में मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ये किसी जो है वो तारफ़ के मोहताज नहीं है। हमारी यूथ के लिए ये एक बहुत सुपरस्टार हैं, रोल मॉडल हैं और मेरे लिए भी ये एक रोल मॉडल है। माशाल्लाह इनका तजर्बा, इनकी काबिलियत पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। 1992 से इन्होंने अपनी सफ़र का प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया और इसके अंदर इन्होंने मल्टीपल पाकिस्तान के टॉप रेटेड चैनल्स के साथ काम किया, जिसमें PTV वर्ल्ड, जियो, ARY और अभी हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि इन्होंने और फर्दर कहाँ काम किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त ये करंटली अलिफ चैनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और इस शो के अंदर हम ये जानेंगे, बात करेंगे, इनसे सीखेंगे कि कैसे इन्होंने अपने करियर को आगाज़ किया और कैसे इन्होंने आगे अपनी इस चीज़ को, लेगेसी को लेके चलते हुए यूथ को ये क्या दे रहे हैं और क्या दे के जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ इरफान असगर साहब की। सर, वेलकम टू वहाब टॉक्स और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और मैं सर इसके लिए दिल से मशकूर हूँ। तो सर, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका एक डिटेल इंट्रोडक्शन, मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी कि मज़ीद कि आप क्या अभी कर रहे हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, ये आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मधु करने का, बुलाने का और इतनी मज़े की इतनी ज़बरदस्त जगह पे। और जितना कैजुअल आपका है, लग नहीं रहा कि इंटरव्यू हो रहा है, लग रहा है कि वैसे ही किसी डाइनिंग बैठ के जो बात कर रहे हैं। मैं ख्याल है कि अब आगे हम जितनी तेज़ी से हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जा रहे हैं और जो नॉर्म्स हमारी जो वो ऐसे सीधे बैठ के और करके वो ख़त्म होती जा रही हैं उसमें, तो वो बड़ा अच्छा एक एडिशन है कि बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इतनी कैजुअल टॉक करने का। आपका शुक्रिया बुलाने का। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता चलूँ कि अगर मैं अपना कैरियर का स्टार्ट करता हूँ, कैरियर का स्टार्ट बहुत पहले हो गया हुआ। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू आर्मी और मेरी कोशिश ये थी कि किस तरह से मैं सिलेक्ट हो जाऊँ फ़ौज में। हर उस टाइम पे हर दौर में जो है ना वो ये होता था, लेकिन मेरा मसला ये आता था कि मैं आई वॉज नॉट गुड इनफ इन टॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं रिटन टेस्ट तो सारे पास कर लेता था, लेकिन जहाँ पे मेरे इंटरव्यूज़ आते थे बुरी तरह से फेल हो। मुझे खुद लगता था कि यार मैं नहीं बोल पाता इतने अच्छे तरीके से। उसको उस शॉर्ट कमिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने जो है वो थिएटर शुरू किया, जिसमें जोकर थिएटर था, रफ़ी पीर थिएटर था। और टारगेट मेरा यही था कि मैं जो है वो ये अपनी जो एक शॉर्ट कमिंग है इसको ख़त्म करूँगा और फिर मैं दोबारा टेस्ट दूंगा और मैं फ़ौज में अफसर से भर्ती होंगे। बैडिंग क्या उसमें क्योंकि बड़ा क्रेज़ था। कुछ रिलेटिव से मेरे जो फ़ौज में थे तो बड़ा मैं उनको एडमायर करता था। वर्दी यू नो वो एक फैसिनेटिंग जो एक सिचुएशन होती है उस एज में 15, 16, 17, 18 साल में, उसमें डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सूटेड बूटेड, वाह क्या बात है। तो वो बड़ा फैसिनेट करता था मुझे। तो उसके लिए मैंने फिर अपनी उस शॉर्ट कमिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने थिएटर शुरू किया। तो देन देयर वाज नो गोइंग बैक। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर जो है फिर वहाँ पे लिखना भी शुरू किया रफ़ी पीर ग्रुप के लिए। फिर उसके बाद साथ साथ जो है वो PTV के लिए, PTV में काम करना, एज एन एक्टर काम करना शुरू किया। तो वो जो रोशनियों की, लाइटों की वो थी ना, तो फ़ौज का करियर तो कहीं और रह गया। तो शायद वो वहाँ पे मैं फिर वो फंस गया और फिर शौक़ हुआ एक्टर बनने का। हालांकि काम ये था कि भाई थोड़ा सा अपनी लिंगो ठीक करनी है, अपना आवाज़ की पिच वगैरह ठीक करनी है, वोकैबुलरी ठीक करनी है, जिसको पंजाब में कहते हैं थोड़ा बोलन दा झाका चूका लाना है, तो उसके बाद वापस जाना। लेकिन वो वापस दाते किस्से में हो गया ना जी। वो वहाँ से फिर मैं आई स्टार्टेड एक्टिंग इन थिएटर, इंग्लिश थिएटर, उर्दू थिएटर, पंजाबी थिएटर,
और उसके बाद पंजाबी ऑब्वियसली ये वाला थिएटर नहीं, लेकिन वो जो अजोका के साथ पंजाबी थिएटर होता था, या रफ़ी पी ग्रुप बड़े थे। गवर्नमेंट कॉलेज, आई वाज नॉट स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन दोस्त वगैरह गवर्नमेंट कॉलेज स्टडीज क्या आपने वैसे? यार मैंने उस वक्त दौर जो था ना, वो ये था कि जी आप जो कुछ भी करना है ना, आपने आई.कॉम करना है और बी.कॉम करना है, तो बी.कॉम करने के बाद जितने तो नौकरी लगनी है ना, जाके पॉइंट से नौकरी करनी है। बिल्कुल तो ऐसे ही। कैरियर ओरिएंटेड नहीं होता था उसमें। आपको कहीं कार्गो की मिल रही है, कहीं आपको किसी जगह की मिल रही है, ओ भाई जो भी नौकरी है ना, आपने नौकरी कर लेनी है। ठीक हो वो नौकरी बड़ी जरूरी थी उसमें, नो मैटर कि व्हाट योर इंटरेस्ट क्या आर, मिल रहा व्हाट योर फॉलोइंग इज, हाउ गुड यू आर इन म्यूजिक और ड्रामा और व्हाटएवर, बट आपने जो भी है बस लेकिन नौकरी मुझे कर अच्छी तरह लेनी। याद पड़ता है क्योंकि आई.कॉम बी.कॉम मैंने भी किया हुआ है, हाँ। उसके बाद मैंने एम.बी. किया था। ये बाकी आप सही कह रहे हैं कि एरा वही चल रहा है। हाँ हाँ लेकिन आई.कॉम बी.कॉम एक अकाउंटिंग और ई कॉमर्स की, हम्म। ई कॉमर्स तो नहीं था, कॉमर्स फील्ड थी। तो उस वक्त आप ये थिएटर और इन चीज़ों में आप कैसे आगे? इंटायरली डिफरेंट है ना, क्योंकि ये आर्ट कल्चर और मतलब एक्टिंग, ये डिफरेंट फील्ड है, हाँ मीडिया की फील्ड है। हाँ। वो ज़ारा नगाह हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर पढ़ा हुआ है, उनका अपना शेर है, पढ़ा क्या हुआ है, पढ़ेंगे तो हम, वो तो खुद शायरी करती थी। तो वो था कि कोई हिसाब नहीं बेहिसाबियों का, मगर जिसे भी देखिए उलझा किसी हिसाब में है। तो हम वहाँ पे हिसाब किताब तो कर रहे होते थे, लेकिन हमारा उलझे हम किसी और हिसाब में होते थे। और एक वो थी मनो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत मशहूर इंडस्ट्री, वहाँ पे मैंने एज असिस्टेंट अकाउंटेंट नौकरी भी की। लेकिन मुझे ये पता चल गया हुआ था, या फेट था कि यार ये मैथमेटिक्स आपकी नहीं है। और इकोनॉमिक्स और ये सारा कुछ उसमें आपका इंटरेस्ट वो ही नहीं। नहीं है। वो खैर, लेकिन अब घर का प्रेशर सारा कुछ उसमें करना तो था उसमें, कि वो कहते थे कि यार आप पढ़ लें, नौकरी करें, उसके साथ साथ जो मर्जी करें। अब हमारी फील्ड ऐसी है कि साथ साथ नहीं होती है, ये होता है या जो कुछ और होता है उसमें। तो वो एक ये था, तो वो एक ऑफिस ऐसा था जब अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना रहा होता है, पास बना रहा होता है। तो वो ये था कि वो 7 बजे से 2 बजे तक की मेरी नौकरी की टाइमिंग होती। ठीक है। तो 2 बजे के बाद आई हैड फुल स्पेस एंड फुल टाइम कि अम्मा जी भी खुश हो गए कि सुबह 7 बजे 2 बजे तक जाके नौकरी कर ली है। और उसके बाद उनको होता था कि आप जो मर्जी कि वो एग्जैक्टली शौक पूरा कर ले तो अपना। लेकिन उस वक्त ये होता था कि फिर मैं जो है वो एक प्रोडक्शंस भी करता था, फिर थिएटर में भी काम करता था रात को 1:30-2 बजे। लेकिन क्रेज़ ऐसा था कि 2 बजे तक बाहर रहना है, काम करना है, थिएटर करना है, टीवी प्रोडक्शंस करनी है, आर्टिस्टों को, स्क्रिप्ट को, डायरेक्शन को सीखने के लिए और बड़े डायरेक्टर्स के सामने रहने के लिए कि मुझे भी शायद कोई चांस मिल जाए, तो प्रोडक्शंस भी की, सेट का हिस्सा भी बने कि सेट कैसे लगता है। अच्छा इरफान साहब, माशाल्लाह, जिस तरह आपने अभी बताया हमें कि आपने किस तरह अपने लाइफ को लेकर आए और चीज़ों को, और सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आपकी और मेरी लाइफ की स्टोरी तकरीबन सेम है। मैंने भी आई.कॉम बी.कॉम किया, उसके बाद फिर मैंने एम.बी.ए किया, लेकिन मीनवाइल बी.कॉम के बाद मैंने भी ये तहिया किया कि मैंने अब आगे पढ़ना नहीं और मैंने जॉब करनी। तो मैंने फाइनेंस की फील्ड के अंदर जॉब करना शुरू की और आगे फिर जो है उसको आगे लेके चला, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि फाइनेंस मेरे लिए नहीं है। मैंने इसको ड्रॉप किया और मैंने फिर एम.बी.ए मार्केटिंग में किया, और फिर मुझे समझ में आया कि मैं आम मार्केटिंग का, मुझे बोलना अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आपकी भी सिमिलर, ये आपने फिर अपनी फील्ड चेंज की और आप जो है मतलब एक वर्सटाइल जो है पोजीशन पे आए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1992 से आपने अपने करियर का स्टार्ट किया और इस वक्त 2023 चल रहा है। इसके अंदर आपने एक जाहिर बात है एक छोटे स्टेप से लेते हुए, बेबी स्टेप से आप माशाल्लाह डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, आपने जो प्रोडक्शन में भी आपका काफ़ी नाम है। तो आपको क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि जो मीडिया स्टडीज़ के और जो मीडिया के लोग हैं और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स के लोग हैं, जो भी इस वक्त पढ़ रहे हैं और मीडिया स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको किस तरह आना चाहिए, वो इस पे सीखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए, आपको क्या चैलेंजेस आए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए जिससे बंदा जल्दी जो है वो सीढ़ी पे कामयाबी पहुँच जाए? तो ये क्वेश्चन है। अभी हर किसी के पास मोबाइल, या आपके पास अच्छा अपना सब स्मार्ट मोबाइल्स, ये वो सारा कुछ है, और हर कोई जो है वो उसको उसमें बेहतरीन से बेहतरीन उसमें सॉफ्टवेयर्स किए हुए हैं, ऐप्स लोड की हुई हैं, सारा कुछ हुआ हुआ है। आप ये देखें कि जितनी भी ऐप्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जब फ़ोन आता है तो वो सबको बाईपास करके वो आपका रिंगटोन बजती है, और वो जो भी ऐप, जितनी अहम ऐप है,
अहम नहीं है, फिल्म देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, जितने बाकी फेसबुक ट्विटर ये सबको वो बाईपास कर देता है और वो फ़ोन पे आ जाता है और वो रिंगटोन, क्योंकि फ़ोन का बेसिक पर्पस जो है वो कॉल सुनना और कॉल करना है और मैसेज देना है। हाँ वो पैगाम पहुंचाना है, उसमें वो सारा कुछ है उसमें। तो इससे मुझे अफसोस होता है कि कोई इससे सीख नहीं रहा कि यार बेसिक पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, बेसिक आपकी प्रायोरिटी, आपका टारगेट जो है ना वो होना चाहिए। और उसके इर्द गिर्द फिर अगर आपने कहीं मुंशी बनना है या कहीं पे आपको जैसे आप कह रहे हैं कि फाइनेंस में जाना है या कुछ करना है, लेकिन आपको जज करना है कि आपने कहाँ जाना है, वो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अच्छा इरफान साहब, इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरा ना बड़े कम लोगों को पता है कि मैं मीडिया से भी मेरा ताल्लुक रह चुका हूँ। मैंने अपना करियर का जो स्टार्ट किया था ना वो एज ए रिसेप्शनिस्ट किया था 16 साल की एज में, एक मीडिया हाउस। अच्छा, लवली। ठीक है, और उसका चैनल का नाम था मशरिक टीवी। तो फैल साहब उसके ऑनर थे, LDA एजर्टन रोड पे उसका ऑफिस था। मैंने वहाँ पर 2 साल काम किया था, एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया था। मुझे इसके कुछ चैलेंजेस का पता है और उसमें से कई ऐसे उस चैनल से बड़े ऐसे आज के बड़े काफी बड़े नाम है, प्रोड्यूसर हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस वक्त काम कर रहे हैं मार्केट के। तो मैं आपसे बड़े ना सख्त क्वेश्चन करने लगा हूँ, जिस तरह के जो इंडस्ट्री जो मैंने फील किए थे उस वक्त। देखिए, मीडिया इंडस्ट्री वैसे बड़ी लुक्रेटिव लगती है और हर बंदे को लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बूम है, फायदा है और बड़ा जो है वो मजे हैं। सीधी सी बात, क्या आप एक फेस बन जाते हैं और आपको जो है आप तो हीरो बन गए ना, स्टार बन गए। हर बंदा चाहता है कि वो कैमरे पे आए, उसको लोग जाने। पिछले कुछ अरसे पहले इसके ऊपर काफी डाउनफॉल आया था मीडिया के ऊपर, जैसे कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक एरा एक शिफ्ट हुआ है बिल्कुल। लास्ट कुछ स्टैट्स के मुताबिक जो मुझे समझ है कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स में प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया इसके ऊपर काफी डाउनफॉल आया। एडवर्टाइजिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका मीडिया से ताल्लुक है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि काफी लोगों को जो हिट हुआ था, इवन के सैलरीज भी डाउन हुई थी, बहुत ज़्यादा शोर हुआ था मीडिया चैनल्स में, एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को फायर किया गया था। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग यूट्यूब रिप्लेस कर रहा था टीवी चैनल्स को। उस सिनेरियो में आपको 2 क्वेश्चन है इसमें। उस सिनेरियो में आपको क्या उस वक्त आपने किस तरह इस चैलेंज को, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक था, आपने किस तरीके से इसको टैकल किया था और आगे आप मीडिया का फ्यूचर कैसे देखते हैं? अच्छा, ये भी जिसको कहते हैं पंजाब में गला ही बन गया इन्हें, कोई इतना कोई हेवी सिचुएशन नहीं है। वो जो बबल ब्लास्ट हुआ था, वो जो कट डाउन हुए थे प्राइसेस सारा कुछ, वो सेठ ने डिजिटल मीडिया पे डाला, सेठ ने बाकी चीज़ों पे डाला। लेकिन उससे पहले जो है जब एक बूम था एक मार्केट का, उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा था जो शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट्स ऐसी थी जो मीडिया मालकान को जो है वो एक्स्ट्रा पैसों पे और चीज़ों पे जो है वो इश्तिहार दे रहे थे, चर्च कर रहे थे। तो तफसीलात में जाया भी जा सकता है, डोंट माइंड, लेकिन वो किया जा सकता है उसमें। और उसमें फिर ये एक बबल बना था, एक उसका लेवल अब जो है अब हम मीडिया के एक्चुअल लेवल के ऊपर है। ठीक है, वो जैसे अमेज़न की बात हुई, बबल ब्लास्ट हुआ उसमें, उस तरह से वो एक बबल था, वो डिजिटल की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, ये तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं उसमें, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये परसेप्शन जिससे पहले परसेप्शन, हाँ ये परसेप्शन, बट व्हाई से पीपल कैन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये परसेप्शन जो बड़ा ऑड किस्म का परसेप्शन है, क्योंकि डिजिटल मीडिया से अभी भी चैनल कमा रहे हैं और अभी भी जो है वो वही चैनल वो अपने चैनल पे चला रहे हैं। कौन सा ऐसा चैनल डिजिटल मीडिया की वजह से बंद हुआ है? कट डाउन जो है वो इसमें कोरोना की वजह से चीज़ें, अच्छा वो सेठ का शेयर तो कम नहीं हुआ, तो वो तो मसले तो हल नहीं हुए। और मैं जो देख रहा हूँ वो ऐसा भी नहीं है, अभी कुछ अर्सा पहले तक जो है वो बिजनेस का शेयर जो है वो भी मीडिया के पास बहुत ज्यादा था। तो आप ये कहते हैं कि टीवी को यूट्यूब रिप्लेस नहीं कर रहा, इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर रहा। रिप्लेस तो आ जाएगा अखबार, फिर रेडियो, फिर टीवी उसमें, लेकिन वो अखबार भी अभी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। रेडियो वो वाली पेस, हाँ वो आपका ई पेपर आ गया, चीजें आ गया, चीजें हो गई, सारा कुछ उसमें। लेकिन वो तो ट्रांसफॉर्मेशन, और आपने अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है अपनी,
लेकिन आप रेडियो के बाद टीवी पे और टीवी के बाद आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे, और एक पाकिस्तान टेलीविज़न एक बैंड के बाद उसमें किसी और पे नहीं जाएंगे, वो फिर आपका अपना कसूर होगा। आपने साथ साथ इवॉल्व तो करना है चीज़ों के साथ, लेकिन ये बात कहीं उस वाली बात पे कि वो डिजिटल मीडिया की वजह से कट डाउन हुआ था, गलत है। नहीं था, वो एक बबल था, वो एक वैसे ही एबनॉर्मल जो मुझे समझ में प्राइसेस थी, एबनॉर्मल प्राइसेस थी, मीडिया चीजें हाउसेस थी। ने हाँ। कंपटीशन की बेस पर ओ सर वो कहाँ से ओवररेटिंग का करके या पैसे देके जी, मतलब जी, वो जी। आप समझ गए ना, जी 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 पूरी की पूरी टीम ही उठा ली। जी जी, आप इतनी जगह पे इतने पे काम कर रहे हैं, मैं और जब फिर ऐड नहीं मिले उस हिसाब से तो उसने अपना प्रॉफिट को बचाने के लिए उसने प्रॉफिट अपना सेठ ने अपना प्रॉफिट कम नहीं एक्चुअली में ये हकीकत हाँ, है, जबकि ये बताया गया था कि एक शिफ्ट आ रहा है डिजिटल, कोई और ऐसा ये shift एक हवा चली थी जिसकी उसमें। वजह से हाँ, मीडिया हाउसेस में हाँ, फायरिंग हो हाँ। रही है इस हवाले से। मीडिया इंडस्ट्री के बारे में एक और देखें, आज हम चीजें क्लियर कर रहे हैं, क्लियर करते तो हैं क्लियर होना बहुत लिख दे जाओ ना, बगैर रिकॉर्ड ही हो रहे हैं। मीडिया को सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग का टूल गाड़ी, एक तो मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है, और दूसरा मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया का एक्चुअल रोल होना क्या चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, ये इट्स नॉट टफ क्वेश्चन, आई हैव बीन आंसरिंग दिस एज वेल उसमें, लेकिन वो उस तरह से सुनना नहीं चाह रहा होता जिससे बात कर रहे होते। तो वो एक जिस तरह से नॉर्मल जगह पे, वेरी गुड क्वेश्चन, ये इट्स नॉट टफ क्वेश्चन, आई हैव बीन आंसरिंग दिस एज वेल उसमें, लेकिन वो उस तरह से सुनना नहीं चाह रहा होता जिससे बात कर रहे होते। तो वो एक जिस तरह से नॉर्मल जगह पे आप घर में जाते हैं और घर में जाके आप शाम को टीवी लगाते हैं और टीवी का एक टॉक शो देख लेते हैं, मीडिया का रोल इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने जो है यहाँ पे खास तौर पे, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर रही, एक फिर मैं वही कहूँगा कि ये एक तरीके से एक इसको जो चौथा पिलर बनाया गया यहाँ का कि जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ठीक है वो चौथा पिलर कह लें इसको, लेकिन एक सेठ के हाथ में चौथा पिलर हुकूमत कैसे आ सकता है? सारी प्राइवेट इंडस्ट्री है ना, सारी, तो उसमें गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं वो तो पता नहीं वेखदा नहीं वेखदा, लेकिन सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उन लोगों ने की हुई है जो बिजनेस टाइकून्स है, मीडिया टाइकून्स हैं उसमें। तो वो पिलर कहना, इट इज डिबेटेबल कि उसको आप कहें कि मीडिया को, यस मीडिया कैन बी fourth pillar, but when you know it's being taken over and handled by those people who are game changer हो जाता ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में कि कोई एक खास एजेंडे पे आपको कहा गया हो कि इस एजेंडे पे आपने उस बंदे के बारे में बात करनी और आपने उसके ऊपर ये कहा हो कि नहीं जी सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा? अच्छा, ये डिफरेंट है, इस तरह से नहीं होता। और होता ये है कि पता होता है कि यार आप इस एजेंडे पे काम कर लेंगे कि नहीं करेंगे। सेठ बड़ा सियाना होता है, उसे पता कि यार ऐ नहीं करेगा तो बदतमीज आदमी है, नौकरी छड़ देगा, काम नहीं करेगा। अभी आप एक चैनल के साथ कर रहे हैं काम, हाँ। और आप उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी, उस पे अलिफ की बात कर रहा हूँ। अलिफ की क्या ऐसी खास बात है जो आप इसके साथ जुड़े हैं और इसका मकसद क्या है, ये भी हमें बताएं। यार एक आदमी इस तरह का इस मुल्क में पहली दफ़ा मैंने देखा जो जिसको हम जो पुरानी क्या बातें करते आ रहे हैं उसमें मीडिया और सारा कुछ, who had all the right reasons and right sources कि वो एक न्यूज़ चैनल भी ला सकता है। This is the first satellite channel of this country। तो मुझे जब इसका पता चला, अभी मैं I was not joined it yet, लेकिन मुझे जब पहुंचा तो मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैं लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी ये एजुकेशन चैनल है। मैं कहा नहीं यार, क्या कौन बेवकूफ़ आदमी जो एजुकेशन चैनल लॉन्च कर रहा है। इसमें क्या ऐसी क्वालिटी उन्होंने दिखाई जिससे आपको लगा कि मुझे इसको ज्वाइन करना? यार मुझे इसमें ये लगा कि यार बहुत सारा कुछ कर लिया, नादिया खान शो भी कर लिया, हस्बे हाल भी कर लिया, मुज़ाकरात भी कर लिया, कामरान खान शो भी लॉन्च कर दिया, मतलब बड़ी वर्सिलिटी रही एंटरटेनमेंट में भी और न्यूज़ में भी, करंट अफेयर्स में भी, सारा उसमें तो वो सारा कुछ कर लिया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी कि यार ये चैनल, क्योंकि मुश्किल टास्क है इस मुल्क में एजुकेट करना, ओए एजुकेशन एज अ बिजनेस तो बड़ा मजे का टास्क है, लेकिन सचमुच इस्लाह करना लोगों की चीजें ग्रूमिंग कर रहे हैं उसमें। सब बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पर्सनली तौर पे क्योंकि मेरा भी एजुकेशन से ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे चैनल्स के ऊपर, मैं खुद ये कहता था कि जैसे खान एकेडमी है, जी जी जी, बड़ा जबरदस्त नाम है और उसने मतलब वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी गाय,
और उसने पूरी दुनिया के अंदर बिल गेट तक उसको जो है वो थम्स अप करता है कि यार ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। कि ये जो इनिशिएटिव आप और आपकी टीम ने और जो हाइप्स हैं, जो मालकान है उसमें एक ऐसा स्टेप लिया है जो कि एक्चुअली में इस नेशन को जरूरत थी और इसके अंदर हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा इरफान साहब, थोड़ा सा बताएं कि इस बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए। मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या करियर अडॉप्ट करने चाहिए और किस तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर वो ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ों को, उनको किस तरफ जाना चाहिए। जो लाइफ है आगे, जो कैरियर है वो ई कॉमर्स का है, वो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने अभी से सीखनी है, अपने आप को अभी से इक्विप करना है, फोकस करना है इन चीज़ों के ऊपर कि आपने जो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो किस तरह से करनी है। अच्छा कुछ इन चीज़ों से भी हट के डिस्कशन कर लेते हैं। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? पॉलिटिशियंस पे आगे फेवरेट पॉलिटिशियन जो है उसको नाम लेना आज तो मेरा उसमें, और वो इसलिए फेवरेट नहीं है कि बहुत अच्छा लगता है, हीरो है हमारा, बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ है उसमें, लेकिन बाकियों की परफॉर्मेंस देखने के बाद, अपनी आधी परफॉर्मेंस भी बड़ी चंगी नहीं सी, लेकिन जो बाकी परफॉर्मेंस देखते हैं उसके हिसाब से जो है वो जरा बेहतर लगता है। खाने में यार बड़ी ऑड सिचुएशन है मेरी, मुझे जो है वो खाने में जो मेरे बच्चों ने या उससे पहले मेरे वालिद और वालदा ने जो छोड़ा होता था खाना, अच्छा वो मुझे पसंद होता था। वो मैं घर में खास तौर पे कह के आया था कि बच्चों ने चीजें छोड़ी हैं वो अलग रख लो, उसके पीछे खास वजह मोहब्बत है या मतलब वो एक वैसी अकीदत है कि मेरी वालदा बहुत अरसा पैरालाइज रही, तो वो बहुत ही वो खाती थी, बहुत ही परहेजी, बहुत ज़्यादा परहेजी खाना होता था, तो उनके साथ बैठ के मैं खाता होता था, उसमें वो वाला परहेजी जिसमें ना नमक होती थी, मिर्च होती, ताकि उनको वो लोनलीनेस ना आए, ये ना आए कि हमें जो है सारी ज़िंदगी जो है वो कर ली है और अब मुश्किल आई है तो पासे तक कर लो, अंदर मादर खाना लग बनेगा ना यार, है की गल है की गल है यार, सारी ज़िंदगी रोटियाँ को आती रही खाना। अदरवाइज दोस्त अगर आप मुझे कहेंगे सर की खाना, तो मैं कहूँगा जो भी हो ज़्यादा हो। वैसे देसी के देसी पसंद वाले लगते हैं हमारी कैटेगरी। I don't mind any other thing as well, जो है आपको इटालियंस हैं, बाकी माशाल्लाह आप सर बड़े खूबसूरत आदमी हैं, अल्लाह ताला आपको आपका हुस्न इस तरह बरकरार रखे और आपको उसी तरह सेहतमंद रखे। आप अपनी बॉडी को कितना टाइम देते हैं और एक्सरसाइज आप करते हैं या नहीं करते, या मतलब आपके उसके बारे में क्या राय है? यार ये एक लाइफस्टाइल है, ये जो आपका जो है ना वो एक्सरसाइज और जिम के और फूड के साथ लव हेट रिलेशनशिप जो है ज़िंदगी भर का वो है उसमें, और मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं पानी भी ज़्यादा पी लूँ तो मुझे जो मांस चढ़ जाता है उसमें, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन जिम का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जब मिलता है तो बड़ा टिका के बड़ा आप किसी दिन जिम करें, आपको मज़ा आएगा मेरे साथ जिम करने का, हाँ, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाता। अच्छा इरफान साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो टाइम का हमें पता नहीं चला और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी है और आप एक पूरा समंदर है इल्म का, आपसे जितनी बात की जाए मेरे ख्याल से पूरा दिन भी गुजर जाए तो उतना कम होगा, लेकिन फिर भी हमने इसको कहीं समराइज़ करना है, तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगा और लास्ट क्वेश्चन मैं यंगस्टर्स के लिए करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे यूथ को कोई मैसेज दें, उनको एडवाइस करें कि आगे उन्होंने कैसे चलना है और मतलब अपने आप को आगे आने वाले टाइम के अंदर आप उनको क्या ऐसी एडवाइस करेंगे जिससे उनको फ़ायदा। अच्छा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और यूथ के लिए जो है स्पेशली जो मैसेज है वो यही है कि आगे आप लोगों ने इस मुल्क को लेके चलना है और आप लोगों ने इसकी बागडोर संभालनी है। हमने जो कुछ करना था, अच्छा किया बुरा किया, हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब इस वक्त थोड़ी सी मायूसी लग रही है यूथ के अंदर उसमें, लेकिन यही वो टाइम है कि जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूथ ने अपने आप को गेयर अप करना है, जिस फील्ड में है उसका हक अदा करें। जब आप कॉलेज आते हैं, आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी जगहों पे जाते हैं, तो जोन सा टाइम जहाँ पे दे रहे हैं, गिव द बेस्ट ऑफ योर्स। और यही लोग हैं, यही बच्चे हैं। अगर आप कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो गया है और कई बच्चे जो हैं वो 8 लाख बच्चे बाहर चला गया है, तो वो 8 लाख बच्चा इसी एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़ के बाहर गया है और इसी एजुकेशन सिस्टम के बाद ही बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने या बाहर लोगों ने उनको चांस दिया है और उनको बुलाया है, और यहीं के एजुकेशन सिस्टम की वजह से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो कोई अल्लाह वास्ते तो किसी मुल्क ने उनको नहीं बुलाया ना। अगर 8 लाख बच्चा यहाँ से गया है तो भाईजान वो इक्विप्ड था ना जी, नहीं वो इसी एजुकेशन सिस्टम की क्रीम था ना। तो एजुकेशन सिस्टम पे इल्जाम लगा दें या किसी और चीज पे लगा दें, उसमें तो बड़ा आसान है किसी पे इल्जाम लगा दें उसमें, तो उसी सिस्टम के थ्रू गया। इसका मतलब है कि गुंजाइश है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा फोकस्ड हो। मेरी पहले वाली बात, मोबाइल वाली बात, जो कुछ करें
जो प्रायोरिटी है जिस चीज की, प्रायोरिटीज को अपनी जाने। उन बच्चों ने जाना प्रायोरिटीज को, और आज वो जो है वो चले गए इसमें। कोई और बच्चा बाहर निकल के बॉर्डर क्रॉस करके दिखाते, बेचारे गए थे ना, कितने लोग डूब गए हैं उसमें जो प्रॉपर चैनल से नहीं गए उसमें। तो वो ये एजुकेशन सिस्टम इतना वीक नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को इसमें से कितना शेयर लेना है और कितना इक्विप करना है वो आप पे डिपेंड करता है। एक्सक्यूजेस तो बहुत आसान है कि जी ऐ हो गया, लुट गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फलाना, ये चीजें आती रहती हैं, चीजें चलती हैं। लेकिन अपने आप को इन दैट हिम्मत में रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और आगे कोशिश करें, और ये रखें कि ये लेगेसी आपके हाथ में है, ये आपने लेके चलना है, हिम्मत नहीं हारनी। सर इन द एंड जो है मैसेज आपने बड़ा खूबसूरत दिया सर, मुच्छा दा की राज है, मुच्छा बहुत जबरदस्त सर, ए भी 10 दिनों बाद जाते जाते वो पंजाबी में कहते हैं कि हिम्मत कर, हसद ना कर, या मेहनत कर, हसद ना कर। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच।